Without further ado, let's start today's session with the topic concept of teaching and importance of teaching. So first we will start with the concept of teaching, and later on we will discuss the nature of teaching, and after that the importance of teaching. So first of all, let's begin with the concept of teaching. What is teaching? So teaching is an occupation or profession of a group known as teachers, or an activity or activities of a group undertaken to help an individual to learn or acquire some knowledge, skills, attitudes and interest. Which means, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग क्या होती है, टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके नेचर क्या है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है. तो टीचिंग बेसिकली इज़ अ ऑक्यूपेशन, एक तरीके का पेशा, एक तरीके का प्रोफेशन है जहाँ कुछ लोग होते हैं मिलके काम करते हैं जिन्हें टीचर्स कहा जाता है. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं या उनके ग्रुप्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है जिससे कोई दूसरा पर्सन कुछ स्किल सीखे, कोई नॉलेज गेन करे, उसका कोई इंटरेस्ट बढ़े या उसके एटीट्यूड में कोई बेटर कोई पॉजिटिव चेंजेस आता है, तो उस पूरी चीज़ को टीचिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग इज़ मेंट टू हेल्प इन लर्निंग and the teacher can motivate students to take interest in learning, can guide to have those experiences by which he can learn facts, attitudes and skills. यानी कि टीचिंग के प्रोसेस में जो टीचर्स होते हैं वो एक तरीके से दूसरों को हेल्प करते हैं, लर्निंग में मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, उन्हें गाइड करते हैं. दे आर देयर गाइड, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ. एंड दे शेयर देयर फैक्ट्स, वो उनका काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को फैक्ट्स से उन्हें फैक्ट्स के बारे में बताएं, उन्हें फैक्ट्स की नॉलेज दे, उन्हें स्किल्स की नॉलेज दे, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, किस सिचुएशन के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उस एटीट्यूड की नॉलेज दे. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ अ टीचर. Although success in teaching is facilitated by scientific knowledge of human nature and of the condition under which individuals grows and learn, an effective teacher is primarily an artist rather than a scientist. He is original and creative in discovering ways to help each individual to develop his own potentials for living a life that is both satisfying to himself and useful to his fellow men. Which means, यानी कि टीचिंग के प्रोसेस में जो टीचर का मेन काम होता है उससे वो होता है आर्टिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना. उन्हें एक टीचर का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक से ज़्यादा डिफरेंट वेज़ को आइडेंटिफाई कर सके, बना सके, मैनेज कर सके, किसी भी तरीके से ढूंढ के ला सके और बच्चों को एक ही चीज़ नए नए तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट से समझा सके, ताकि जब तक वो चीज़ उसे समझ में ना आए तब तक उनके पास उसे समझाने के तरीके ख़त्म ना हो. ओके, so this is whole concept of teaching. So teaching basically group of members होते हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिनके थ्रू लोग दूसरे स्किल्स को सीखते हैं, जिनके थ्रू लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं. उसी पूरे प्रोफेशन को क्या कहा जाता है, टीचिंग कहा जाता है. जो लोग इस प्रोफेशन के अंडर होते हैं उनको कहा जाता है टीचर. ओके, so there are some people who gave their theories and they gave their own definition of what it is. So after reviewing these definition, these are the people, their names are H.C. Morrison, John Barbaker, B.O. Smith, N.L. Gage, Edmund Emerson, Thomas F. Green. And after reviewing their definition, we have sorted out the definition of teaching in the following points. तो कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग थे, नॉट साइंटिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ फिलोसफिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं. उनकी पूरी डेफिनेशन को रिव्यू करने के बाद अगर टीचिंग को कुछ पॉइंट्स के अंडर डिस्क्राइब करना हो तो वो आपको बताया गया है. ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स. First of all, teaching is an intimate contact between one mature personality and less mature one. So basically in the process of teaching, two peoples are involved. Among them, one is mature while the another is less mature, which means कि दोनों में से एक ज़्यादा समझदार होगा और दूसरा कम समझदार होगा. और इस तरीके से जो ज़्यादा समझदार है वो कम समझदार की हेल्प करेगा सीखने में, समझने में, नॉलेज और स्किल्स को गेन करने में, एक्वायर करने में.
द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस लर्निंग, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कुछ ऐसे एक्शंस को लिया जाता है. इट इन्वॉल्व्स सम एक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग लर्निंग. नेक्स्ट वन इज it is an arrangement and manipulation of a situation to overcome obstruction and learn to do it. यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो टीचिंग एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को डील करना सिखाया जाता है किसी भी सिचुएशन से, और उनको ये समझाया जाता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम कैसे करेंगे और वो किस तरीके से उससे डील करेंगे. ये सारी चीज़ें टीचिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं. एंड दीज ऑल आर पार्ट ऑफ अ टीचर्स जॉब. द नेक्स्ट वन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टू चेंज द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन. यानी कि एक तरीके से इसमें भी वही बात कही गई है. इट इज़ एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस विच मीन्स इट इन्वॉल्व्स टू पीपल एंड अमंग दोज टू the first one is influencer, while the second one is that person who got influenced by the first one. Okay, so basically in the process of teaching there we have two people. Among them, first one is the influencer and the second one is is that person who got influenced by that another person. Okay, so the next one is it is a system of action including an agent, views and situation. So basically it involves a whole system in which there is an agent, there are some views and there are some situation, and the agent will tell about the situation, about the views and about the ways how to deal with the situation with the given point of views. Okay, got it. So the next one is it is an interactive process between teachers and pupils during definable activities, which means it is a kind of interactive process. It involves people who interact with each other, and during their interaction, during that activity in which they are interacting to each other, the whole process of teaching and learning takes place. Next one is refers to the activities that are designed and performed to produce change in pupils behavior. There are some people who are here to learn some skills and to acquire knowledge, and as a teacher it is your responsibility and it is your duty to teach them, to make them learn something different which can improve their behavior. So overall it is part of activities. It is the activities which are designed in such a way to produce to produce some changes in people's behavior. So after all these points, we can say that teaching is a tripolar process involving the teaching student and a set of activities designed and manipulated primarily to learning changes in behavior of student, which means in the whole process of teaching there are three main components. The first one is teaching, the second one is student, and the third one is the set of activities. So there are certain activities, there are some activities which are designed in a way by a teacher so that it can manipulate students, basically primarily to help in improving their behavior. Okay, so these set of activities which are performed by a teacher basically help a student in improving his or her behavior. Okay, so these are the main concept of teaching, and these are the main overall the whole sole concept of the teaching and the main importance of teaching. Okay, teaching is a tripolar process. From the beginning, let's start. Okay, teaching is a process which involves two people in which one is more mature, the second one is less mature, and the more mature person helps the less mature person in learning some skill, in gaining some knowledge, in gaining some interest. Okay, next we can say that teaching is a set of activities which are designed by a teacher and to improve the behavior, the learning and the skills of a student. We can also say that it is a interaction between a teacher and the pupil during definable activities. So
Basically, after explaining these 3 to 4 points, in short you can write that teaching is a tripolar process which involves teaching, which involves student, which involves some set of activities, and these set of activities are designed by the teacher, which help us which help these students to learn something and to make themselves better. So up to here we have discussed the concept of teaching and some definitions of teaching. So in your exam, when you have to write about the concept of teaching, you will start first of all by introduction. ठीक है. So in introduction के अंदर आप concept of teaching के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे. तो कुछ point हो गए जो starting में हमने बताए थे, that teaching is an occupation, is a profession. Next, teaching is a profession done by a group of persons known as teachers. The main the main duty of these teachers are to help individual in acquiring or in learning some knowledge, some skills और some interested. ओके, तो ये होगी टीचिंग की डेफिनेशन, जो शॉर्ट पॉइंट आपको लिखना है. इसके बाद आप बाकी के जो डेफिनेशन है उन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करी. फिर लास्ट में आप इसका एक जो पॉइंट निकल के आएगा, जो कंक्लूजन टाइप आप निकाल के लास्ट में पैराग्राफ में छोटे से में लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ टीचिंग. तो नेचर ऑफ टीचिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, कुछ हेडिंग्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हैं. आप इन हेडिंग्स को चाहें तो सिंपल और सिर्फ इन हेडिंग्स को भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, आप अपने आंसर को कैसे करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इनमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख देंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, तो आपका आंसर और भी अच्छा प्रेजेंटेबल होगा. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें, इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है. कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजी बिल्कुल भी नहीं होता. सब पढ़ाते हैं, सबको पता है कि टीचिंग का प्रोसेस इजी तो बिल्कुल भी नहीं है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और सोशल प्रोसेस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सोसाइटी, इट इन्वॉल्व्स पीपल, दैट्स वाई इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. नेक्स्ट वन, इट इज़ बोथ आर्टिस्टिक एज वेल एज साइंटिफिक. सो वी ऑल नो कि एक टीचर को एक आर्टिस्ट की तरह भी होना पड़ता है, उसे कुछ क्रिएटिव वेज भी ढूंढनी पड़ती हैं अपने पॉइंट को समझाने के लिए. साथ में उसे साइंटिफिक भी होना पड़ता है, उसे फैक्ट्स के बारे में भी बताना पड़ता है, पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट बात करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स भी समटाइम कंडक्ट करने पड़ते हैं. सो टीचिंग इज बोथ आर्टिस्टिक एज वेल एज साइंटिफिक. नेक्स्ट, इट इज़ एन प्रोफेशनल एक्टिविटी. सो एट द एंड हम सभी को पता है कि टीचर जो होता है वो टीचिंग किस लिए कर रहे हैं, टू अर्न समथिंग, टू अर्न मनी. सो दैट्स वाई टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. नेक्स्ट वन, इट इज़ आउटपुट ऑफ टीचर्स एफर्ट. यानी कि जो टीचिंग होती है वो टीचर्स के एफर्ट का ही आउटपुट है. अब जब बच्चा पढ़ता है तो उस बच्चे के अंदर टीचर अपनी पूरी ताकत लगाता है, एटलीस्ट कोशिश तो करता है कि उसे अच्छी चीज़ें सिखा सके, अपना बेस्ट दे सके. एंड दैट्स वाई जब उस बच्चे का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को टीचर का भी रिजल्ट माना जाता है. सो इट इज़ एन आउटपुट ऑफ टीचर्स एफर्ट. नेक्स्ट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेरियड एक्शन. एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है डिफरेंट एक्शंस का. सो जब भी हम कोई भी टीचर टीच करता है तो ऐसा नहीं हो रैंडमली कहीं से भी शुरू हो जाता है, आज ये वाला चैप्टर, कल वो वाला चैप्टर, परसों वाला चैप्टर. वो सीक्वेंस में चलता है, सिस्टमैटिक वे में चलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे को फॉलो करता है. उसे पता है कि पहले क्या कराना है, फिर क्या कराना है. तो उसके जितने भी एक्शंस होते हैं, वेरियस एक्शंस जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सिस्टमैटिकली. तो दैट्स वाई इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेरियड एक्शन. Next one, it is an interactive process. So we all know that teaching is an interactive process because it involves interaction of टीचर एंड द स्टूडेंट्स. ठीक है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर बच्चे और टीचर दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस स्टाइल. अब हर बच्चे को पता है, हर स्टूडेंट को पता है कि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर के पढ़ाने की फॉर्म अलग होती है. तो दैट्स वाई जितने टीचर होते हैं उतने ही अलग अलग तरीके होते हैं. सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल. नेक्स्ट इज एमिनेबल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. आप इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस को. नेक्स्ट इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल.
यानी कि एक टीचर का कम्युनिकेशन स्किल जितना ज़्यादा बेटर होता है उसके लिए उसकी टीचिंग जो होती है उतनी ही ज़्यादा डोमिनेटेड होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड टास्क कंप्रेसिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं जो कि कराए जाते हैं, जिनके अंदर टीचिंग स्किल को कंप्रेस किया जाता है। बहुत सारे टीचिंग स्किल्स को ध्यान में रख के कुछ टास्क होते हैं जो कराए जाते हैं जिससे कि टीचिंग जो हो बेटर हो सके। सो ये था पूरा का पूरा नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरा सोशल प्रोसेस है। तीसरा आर्टिस्टिक है, साथ के साथ साइंटिफिक है। फिर ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। नेक्स्ट ये टीचर का आउटपुट होता है, टीचर के एफर्ट का आउटपुट होता है। के बाद बहुत सारे एक्शन जो ऑर्गेनाइज्ड वे में किए जाते हैं वो है। नेक्स्ट एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल। नेक्स्ट इट इज़ एमनेबल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर एंड ऑफ द स्टूडेंट। ऑफ कोर्स अगर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क कंप्रेसिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल्स। बहुत सारे डिफरेंट टीचिंग स्किल्स को ध्यान में रखते हुए कंप्राइज किए गए डिफरेंट एक्शंस को ही इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। सो अब तक यहाँ तक हमने बात कर ली है कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सम पीपल, सम थ्योरिस्ट, सम फिलोसफिस्ट, एंड टीचिंग का नेचर कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं कि टीचिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट वन इज़, एंड ये भी सेम रहेगा, कुछ हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आप इन हेडिंग्स को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, द फर्स्ट वन इज़ क्रिएट्स न्यू वेज ऑफ लर्निंग। ये सीखने की नई नई तरीक़ों को, नई नई वेज को बनाता है। ठीक है, टीचिंग की इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें सीखने के नए नए तरीक़ों को ईजाद किया जाता है, बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। दूसरा इट इज़ सिंपैथेटिक प्रोसेस। ओके, समवेयर इनसाइड द हार्ट ऑफ टीचर, हर टीचर के अंदर अपने स्टूडेंट के रिगार्डिंग एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सम काइंड ऑफ सिंपैथी यू कैन से। ओके, तो एक स्टूडेंट को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट इज़ गुड फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज समवेयर the student connect with the teacher connect with its students emotionally. Next one, it is it enhance cooperation and it is cooperative and suggestive. ठीक है, cooperation से ही सक्सेसफुल हो सकती टीचिंग। जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट सजेस्टिव होती है, स्टूडेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोलीग्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, टीचर भी सजेस्ट कर सकता है, उसके बाद पूरा जो भी प्रोसेस जिस तरीके से अपनाना है वो अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग होता है, टीचर जो होता है वो स्टिमुलस की तरह काम करता है, वो स्टिमुलाई देता है, तब बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ इट इज़ स्टिमुलेटिंग। ओके, नेक्स्ट वन इट इज़ प्रोग्रेसिव, तो बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक होती है, बच्चों की और सबकी सुनी जाती है, ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर ही टीचर चलता रहता, बच्चों की भी सुनी जाती है, बच्चों के पेरेंट्स की भी सुनी जाती है। नेक्स्ट इनकरेज सेल्फ लर्निंग, ये जो आपका टीचिंग का प्रोसेस होता है ये बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग की टेंडेंसी को इनकरेज करता है, इन्हेंस करता है। नेक्स्ट इट लिबरेट्स चाइल्ड एंड इट्स माइंड, ये बच्चों के दिमाग को और बच्चों को आज़ाद करता है सोचने के लिए कि नए नए तरीक़ों के बारे में सोचें, नई नई चीज़ों के बारे में सोचें, उनके दिमाग को सोचने के अलग अलग आयाम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इट इज़ डायग्नोस्टिक, बच्चे की परेशानी को जांचता है, डायग्नोस्टिक होता है, रेमेडियल होता है, अगर जांचने परखने में कोई कमी महसूस होती है, कुछ समझ में आता है कि हाँ इसमें इस चीज़ की कमी है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो ये उस चीज़ को भी उसकी रेमेडी भी ढूंढता है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग में समझ में आया क्या क्या, क्रिएट्स न्यू वे ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट सिंपैथेटिक, नेक्स्ट कोऑपरेटिव, नेक्स्ट सजेस्टिव, नेक्स्ट स्टिमुलेटिंग, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक and encourage self learning, next child and mind, next diagnostic, and the last one is remedial. So
इतना पूरा जो है वो आपके आंसर के लिए इनफ होगा। अगर 8 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आता है तो इतना आपके लिए इनफ होगा। अगर 8 मार्क्स में नहीं भी आता है, 4 मार्क्स में आता है, सो डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा जाता है तो आप टीचिंग की डेफिनेशंस के बारे में लिखेंगे। स्टार्टिंग में पहले छोटे से इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, फिर जितनी भी डेफिनेशन जो पॉइंट्स में पढ़ी थी आप उन डेफिनेशन को लिख सकते हैं, लोगों का नाम लिख के। उसके बाद जो ओवरऑल जो हमने कंक्लूजन निकाला वो लिख सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में आपसे पूछा जाता है तो। अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा गया तो आपने थोड़ा सा टीचिंग के बारे में एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, उसके बाद सीधे नेचर ऑफ टीचिंग हेडिंग डाली, और इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। हेडिंग डाल के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके आंसर पे अलग ही लुक आएगा। आपके आंसर को देख के टीचर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को कुछ आता है। नेक्स्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पूछा जाता है तो स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टीचिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पे आ जाएंगे, जहाँ आप हेडिंग डाल के उसे एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा 8 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही अच्छा लगेगा, और इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और अगर आपसे अलग अलग 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड यू कैन मेल मी। सो टिल नाउ, थैंक्स फॉर दिस लवली सेशन।